हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज का लेक्चर थोड़ा लंबा भी हो जाएगा क्योंकि एक जो आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको मैं क्या करने वाली हूँ, किस लिए इम्पोर्टेंट है कि एक तो क्वेश्चन करंट के तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही उसको पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री से को रिलेट करके पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो ये सेशन यहाँ से तो आपका 100% 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में फंसने ही वाले हैं, गारंटी है। एक बार आप देखिए फिर आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि कितना सेशन इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल स्किप मत करिए, अंत तक देखते रहिए। बाकी जिसने अभी तक टेलीग्राम पर चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जा करके चैनल ज्वाइन कर ले। वहाँ इसकी जो लेक्चर की PDF है वहाँ शेयर कर दी जाएगी, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी आधार चैनल भी है हमारे, उसकी भी आपको अपने सुविधा अनुसार आप जा कर के ज्वाइन कर लीजिए, जो भी आपको सही लगता है। सारी के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सेकंड थिंग, जो हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहता है वो भी जुड़ सकता है। सारी लिंक आपको इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए बिना लेट के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आप लोग को पता है, आज है 14 अप्रैल, जो कि है अंबेडकर जी की जयंती। तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने कहा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं आज का मोटिवेशन कोड क्या है जो आपको एनर्जेटिक बनाने में हेल्प करेगा। तो उसको पहले देखते हैं, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना लेट के। क्या कह रहा है? पानी को बर्फ़ में बदलने में वक्त लगता है। सही कह रहा है, पानी को बर्फ़ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा और जोर लगाइए, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। जब पानी को बर्फ़ बनने में वक्त लगता है, सूरज को ढलने में वक्त लगता है, तो इंसान क्या है, तो हमें तो धीरज रखना ही पड़ेगा, धैर्य रखना ही पड़ेगा। और हमें अपने जो किस्मत में जंग लगी हुई है, क्योंकि कहा गया है ना कि कभी कभी किस्मत भी क्या होती है, आपकी मेहनत पर टिकी होती है, कि वो भी वेट करता है कि ये मेहनत करे तब हम इसकी किस्मत को खोलें। तो यही चीज़ है कि आप मेहनत अपनी साइड से करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। एक दिन खुद किस्मत आपके दरवाजे पर आकर के कहेगी नहीं, मैं तुम्हारे लिए ही हूँ। तो इसीलिए लगे रहिए, लगे रहिए, आज नहीं तो कल तो होना ही होना है। तो चलिए आज स्टार्ट कर देते हैं अपना सेशन, जो कि हमारा पहला ही क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग में मेरी नज़र पड़ गई कि गलत है। क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया टाइपिंग में। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, तो डजेंट मैटर, हम लोग को मैं बोल रही हूँ, आप लोग उसको ध्यान से सुनिए। हाल ही में किस राज्य में पुरातत्वविदों, यहाँ पर वी जो था वो गायब हो गया। हाल ही में किस राज्य में पुरातत्वविदों ने 65 बड़े बलुआ पत्थर के जार को हिंदी में कह सकते हैं आप कलश, आपको मैं अभी इमेज भी दिखा दे रही हूँ, जारों की पहचान की है। कहाँ से की है, कहाँ ये फाइंड किया गया है? असम में किया गया है। तो पुरातत्वविदों ने जो 65 बड़े बलुआ पत्थर के जारों की पहचान की है, कहाँ से? असम। और ये जो बड़े बलुआ पत्थर है इनको क्या कहा गया? मेगालिथ कहा गया। क्या कहा गया? मेगालिथ। अभी ये मेगालिथ क्या है, मैं सारे एक एक पॉइंट को क्लियर करने वाली हूँ। तो ये असम के कहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन अगर पूछ ले, असम के एग्जैक्ट लोकेशन जो है वह है आपका हसाओ। क्या है? हसाओ जिले में। तो हसाओ जिले में ये 4 स्थल पर इसको ये प्राप्त हुआ है। चलिए देख लेते हैं इमेज भी। ये देखिए इस तरह के हैं, ये आप देख सकते हैं, ये मिले हुए हैं ये कलश। तो कुछ जो असम का मेगालिथ मिला हुआ है ये कैसे हैं, तो कुछ तो दिख रहा होगा कि लंबे लंबे हैं, कुछ दिख रहा होगा कि लंबे लंबे हैं, और कैसे हैं? बेलनाकार हैं। और कुछ क्या है, पूरी तरह से ज़मीन में क्या है, धंसे हुए हैं। ठीक है, और ये करीब जो हैं आपके 3 मीटर 2 मीटर इस तरीके से हैं। कुछ में क्या है, नक्काशी की हुई है, कुछ एकदम सिंपल हैं। तो ये सारे आपको मिले हैं। अगर बात करें कि असम का जो जार है वो पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था, तो 1929 में क्या नाम था उनका, ब्रिटिश के थे, उनका नाम था जेम्स फिलिप। तो इसको भी आप अपने माइंड में रखे रहिएगा कि जेम्स फिलिप मिल्स और जॉन हेनरी, एक और लोग थे, जॉन हेनरी। पहला नाम क्या है? जेम्स फिलिप, और दूसरा आपको जेम्स जॉन, ऐसे याद कर लीजिए, पूरा याद करने की जरूरत नहीं। जेम्स एंड जॉन, इन दोनों के द्वारा क्या किया गया था, पहली बार ये असम के जार को पहली बार 1929 में देखा गया था। और ये कहाँ पर देखा गया था? वहीं जहाँ अभी खोजा गया, हसाओ जिले में ही। और अभी तो 4 जगह खोजा गया, 4 स्थल पर, और उस टाइम 1929 में कितने 6 जगह पर ये खोजी गई थी। क्लियर।
और भी क्या जो न्यूज़ में बना हुआ था कि ये बताया गया कि ये जो क्या नाम है उसका, लाओस और इंडोनेशिया से इसका संबंध बताया जा रहा है, क्योंकि वहाँ भी इसी टाइप के मिले हैं। तो वो लिंक किया जा रहा है आखिर यहाँ मतलब लाओस और इंडोनेशिया के और असम से क्या लिंक है इसका, तो वो अभी पता किया जा रहा है। चलिए अब देख लेते हैं कि मेगालिथ है क्या। तो मेगालिथ, जैसा कि अभी मैंने बताया कि बड़े बलुआ पत्थर के जार जो मिले हैं तो उसी को मेगालिथ का है। तो मेगालिथ क्या होता है, एक बहुत बड़ा क्या होता है, पत्थर होता है, स्टोन होता है, जिसका यूज़ किस में करते हैं, प्रागैतिहासिक संरचना, या आप इसको कह सकते हैं स्मारक के निर्माण के लिए करते हैं। मेगालिथ एक क्या होता है, बहुत बड़ा पत्थर होता है जिसका यूज़ हम स्मारक के निर्माण के लिए करते हैं। या तो इसको अकेले यूज़ करेंगे या फिर अन्य पत्थरों के साथ इसका यूज़ करेंगे। तो इसका जो निर्माण होता था वो किसके लिए होता था, इसका निर्माण या तो दफन स्थल के लिए होता था या स्मारकों के रूप में किया जाता था, या तो दफन स्थल के रूप में या फिर स्मारकों के रूप में किया जाता था। तो ये आई थिंक अब आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर बात करें कुछ और असम के फैक्ट की, तो चलते हैं हम लोग असम, देख लेते हैं कि असम है कहाँ। कुछ लोग न्यू हैं तो उनको नहीं पता होता है मैप में कि कहाँ क्या लोकेशन है। तो जो शुरू से देख रहे होंगे अब तो उनको पता हो गया होगा, क्योंकि कई बार मैंने इसको डिस्कस किया है। ये है असम, ये आपको दिख रहा होगा असम। तो असम जो है, इसका अगर लोक नृत्य पूछें तो वो क्या है, बिहू, जो कि एग्जाम में पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। ये हमारा कहें तो ये जो अभी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है वो जीएस फर्स्ट का पार्ट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। और असम की नदियों की बात करें तो जैसे ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, बराक नदी हो गई, सोनई नदी हो गई, ये सब क्या है, असम की नदियां हैं। असम की सीमा की बात करें तो ये आपका असम लोकेशन मैंने दिखा दिया है। और देखें तो ये अरुणाचल प्रदेश, आपको एक मिनट थोड़ा नीचे करती हूँ इसको ताकि और क्लियर हो जाए। यस, ये असम है, तो इसके आप देख रहे हैं ऊपर क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। एंड इसके बगल में आपका क्या दिख रहा है, साइड में नागालैंड है। और क्या है, मणिपुर टच कर रही है असम को। और क्या टच कर रहा है, मिजोरम भी देखिए यहाँ टच कर रहा है, मिजोरम भी टच कर रहा है। और क्या, मेघालय जस्ट इसके यहाँ पर है, तो ये तो पूरा का पूरा टच कर रहा है। और त्रिपुरा आपका कहाँ है, त्रिपुरा भी ये देखिए यहाँ ऐसे टच कर रहा है त्रिपुरा। एंड आपका वेस्ट बंगाल, ये देखिए ये वेस्ट बंगाल का ये एरिया टच कर रहा है। तो कौन कौन से असम को टच कर रहे हैं, अगर भारत के स्टेट्स को देखें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड पश्चिम बंगाल। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। अगर असम की बात करें कि वहाँ का एग्रीकल्चर मतलब कौन सा ऐसा कृषि उत्पादन है जो फेमस है, जैसे चाय की खेती वहाँ होती है, जूट का उत्पादन होता है, चावल, कॉटन, रेशम, तो ये सब ध्यान रखना है। अगर बात करें असम का राजकीय पशु क्या है, तो एक सींग वाला गैंडा है। वहाँ झूम खेती पर बल दिया जाता है। और यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नामेरी, राजीव गांधी, ओरंग, ये सारे क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन कह रहा था। तो एक क्वेश्चन तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। एक मिनट, बस यही अप डाउन करते ऊपर नीचे करने में ही टाइम थोड़ा चला जाता है, बट कोई नहीं, समझाना था इसलिए। एक मिनट, बस हो गया। ये है आपका सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, सियाचिन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? क्या क्वेश्चन है हमारा, सियाचिन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं, 13 अप्रैल को मनाते हैं। तो जो भारतीय सेना है हमारी जो भारतीय सेना है वो हर साल 13 अप्रैल को सियाचिन डे मनाती है। क्यों मनाती है? तो इस दिन क्या हुआ था, जो भारतीय सेना के साहस को याद करते हुए मनाया जाता है। साहस मतलब कैसा, क्या है, क्या हुआ इस दिन? तो इस दिन क्या हुआ था, 1984 13 अप्रैल 1984 में आज ही के दिन क्या हुआ, एक ऑपरेशन चलाया गया। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन, उसका नाम याद रखिएगा, ऑपरेशन मेघदूत। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन मेघदूत। तो इसी को चला करके पाकिस्तान के जो मंसूबे थे उसको नाकाम कर दिया गया था। किसके द्वारा? हमारे भारतीय सेना के द्वारा। तो इसी और उसमें हमारे कुछ क्या मतलब जो सेना है उनके साहस को देखते हुए उनकी याद में ये क्या करते हैं, सियाचिन ग्लेशियर सियाचिन डे यानी सियाचिन दिवस मनाया जाता है। तो
अब ये 38 साल पहले की बात है, जो कि मैंने बता दिया 1984 में। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों की जान भी गई, तो जो जिसकी प्राणों की आहुति गई, तो उन्हीं सैनिकों को क्या किया गया, श्रद्धांजलि देने के लिए ये हर साल सियाचिन दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें सियाचिन की, तो सियाचिन नाम आप लोग को पता ही होगा, सुने ही होंगे कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा है। दुनिया का सियाचिन ग्लेशियर जो है, ये जो प्लेस है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा है और सबसे ठंडा भी है। सबसे ऊंचा प्लस सबसे ठंडा भी। सबसे ठंडा क्या है, युद्ध क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र है। ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें सियाचिन ग्लेशियर की, सियाचिन ग्लेशियर, तो ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, नुब्रा नदी से होता है। सियाचिन ग्लेशियर से, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, सियाचिन ग्लेशियर से क्या होता है, नुब्रा नदी का उद्गम होता है। नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है, तो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। और नुब्रा नदी के आसपास का जो एरिया होता है वो नुब्रा घाटी कहलाता है, नुब्रा घाटी क्षेत्र कहलाता है। तो यह जो ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर की बात करें, तो ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर की अगर बात करें, तो विश्व का दूसरा सबसे लंबा, विश्व का सेकंड सबसे लंबा जो है, ये अल्पाइन हिमनद है। कैसा है, अल्पाइन हिमनद है, यानी ग्लेशियर है। और ये अगर काराकोरम क्षेत्र का पूछे, अगर विश्व का पूछता है, तो विश्व का दूसरा सबसे लंबा अल्पाइन हिमनद है। लेकिन अगर भारत का पूछे, तो काराकोरम क्षेत्र का जो है, ये काराकोरम रीजन में है, उस क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है ये। लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमालयाज, और यह भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है। क्लियर हो गया होगा। और भी हम ग्लेशियर की अगर बात करें, तो थोड़ा सा ग्लेशियर को देख लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हिस्पारा, ये भी आपका ग्लेशियर जो है काराकोरम रीजन में है। बियाफो ग्लेशियर, ये भी आपका काराकोरम रीजन में है। गंगोत्री ग्लेशियर की बात करें तो ये उत्तराखंड। जेमू ग्लेशियर कहाँ, सिक्किम, नेपाल, ठीक है, दोनों आपको ध्यान रखना है। मिलाम जो है उत्तराखंड है। यमुनोत्री उत्तराखंड में है। सतोपन जो है उत्तराखंड में है। बंदरपुच ग्लेशियर उत्तराखंड में है। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। तो ये क्वेश्चन भी उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? नीदरलैंड के द्वारा जीता गया है। नीदरलैंड, तो नीदरलैंड लोकेशन अभी मैं दिखा दे रही हूँ कहाँ पर है। तो नीदरलैंड, और ये जो इस बार का संस्करण था वो किस नंबर का था? 9वां संस्करण था, जिसमें नीदरलैंड जीता है। तो नीदरलैंड जीता है, किसको हरा करके जीता है, यानी ये विजेता है। तो उपविजेता कौन हुआ, किसको हरा करके जीता? तो उपविजेता जो है वो है जर्मनी। जर्मनी को हरा करके नीदरलैंड जीतता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो नीदरलैंड सबसे सफल टीम है। और ये इसमें देखा जाए तो नीदरलैंड का क्या है, चौथा खिताब है ये। नीदरलैंड का कौन से नंबर का खिताब है? ये चौथा है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, किस नंबर का खिताब है? चौथा है। और अगर बात करें जो तीसरे स्थान का जो मैच था, उसमें इंग्लैंड ने क्या किया है? इंग्लैंड ने भारत को हरा दिया है। अगर तीसरे स्थान के मैच में देखें तो इंग्लैंड ने भारत को हरा करके जो ब्रॉन्ज मेडल था वो अपने नाम कर लिया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये तो 2022 का था। अगर बात करें 2023 का आयोजन कहाँ होने वाला है, तो 2023 का जो होगा, इस बार 2023 वाला 10वां होगा, क्योंकि इस बार जो था 9वां संस्करण था। और ये कहाँ पर होगा? चिली के सेंटियागो में होगा। चिली के सेंटियागो में होगा। सेंटियागो, अब बोल दिया, समझ में आ गया होगा। चिली में कौन सा मरुस्थल है? आटाकामा मरुस्थल, कई बार बता चुके हैं। आटाकामा मरुस्थल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्लियर। अब बात कर ले रहे हैं नीदरलैंड की। तो नीदरलैंड को हम लोग चलते हैं मैप में देख लेते हैं। 1 मिनट, लोकेशन बहुत ही छोटा दिखाई देगा, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। 1 मिनट, ये देखिए, आप लोग अपने मैप में देख लीजिएगा, मैं लोकेशन दिखा दूँ। ये है नीदरलैंड, ये नीदरलैंड दिख रहा होगा। तो ये देखिए, ये तो नीदरलैंड की राजधानी क्या है? वो है एम्स्टर्डम। क्या है? एम्स्टर्डम। और यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? मार्क रूटे। मार्क रूटे, क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो नीदरलैंड जो है ये, 1 मिनट, जो कि मैंने आपको लोकेशन दिखाई दिया है, ये
तो नीदरलैंड जो है ये यूरोप महाद्वीप का भाग है। ये क्या है, यूरोप महाद्वीप का क्या है, एक प्रदेश है जो कि कहाँ पर स्थित है, ये नॉर्थ ईस्ट यूरोप में स्थित है। नीदरलैंड का लोकेशन क्या है, नॉर्थ ईस्ट यूरोप में स्थित है। और इसकी अगर उत्तरी और पश्चिमी सीमा देखें, इसकी उत्तरी और पश्चिमी सीमा की बात करें, ये वाला एरिया उत्तरी और पश्चिमी वाला, तो यहाँ पर क्या है, उत्तरी समुद्र सीमा स्थित है, उत्तरी समुद्र स्थित है। और दक्षिण में बात करें तो बेल्जियम स्थित है, ये बेल्जियम है। दक्षिण में नीदरलैंड के दक्षिण में, ये सब याद होना चाहिए क्योंकि पूछ लेता है। तो नीदरलैंड के साउथ में क्या है, बेल्जियम है, और पूर्व में क्या है, जर्मनी है। क्लियर। नीदरलैंड की राजधानी ऑलरेडी बता चुके हैं। और यहाँ की जो द हेग है, द हेग को प्रशासनिक राजधानी का दर्जा दिया गया है, प्रशासनिक राजधानी का दर्जा दिया गया है। तो उम्मीद है सारा आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट। हाल ही में किसे 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के लिए मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी स्टार बना लीजिए जितना बनाना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो जरूर एग्जाम में टकराएगा। तो जो मुख्य समन्वयक हैं, जिसको हिंदी में इंग्लिश में चीफ कोऑर्डिनेटर कहते हैं, उन्हें मतलब कौन है, हर्षवर्धन श्रृंगला। इनको क्या किया गया है, मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या है कि जो श्रृंगला हैं, ये 30 अप्रैल 2022 को क्या होने वाले हैं, सेवानिवृत्त होने वाले हैं। तो जब सेवानिवृत्त होंगे तो इनके स्थान पर तो अभी ये क्या है, वर्तमान में ये क्या है, विदेश सचिव हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला वर्तमान में क्या है, विदेश सचिव हैं। तो अभी 1-2 दिन पहले मैंने इस न्यूज़ को बताया था, करंट को डिस्कस किया था कि अभी हाल ही में किसे घोषणा की गई है विदेश सचिव बनाने की, तो उनका नाम है विनय मोहन पात्रा। विनय मोहन पात्रा। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी ये जब रिटायर होंगे तो विनय मोहन पात्रा जी अगले क्या होंगे, विदेश सचिव होंगे। तो फिलहाल ये अभी वर्तमान में क्या है, विदेश सचिव हैं, जो कि अभी क्या करेंगे, ये जब रिटायर्ड होंगे तो फिर ये किस चीज़ का, मुख्य समन्वयक का पदभार संभालेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आगे बात करें कि G20 का शेरपा, G20 के शेरपा कौन बने रहेंगे, तो भारतीय जो वाणिज्य मंत्री हैं, कौन, पीयूष गोयल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 2023 और भी फैक्ट की बात करें तो 2023 में जो भारत में होने वाला G20 शिखर सम्मेलन है, वो देश का अब तक का सबसे बड़ा कैसा बहुपक्षीय आयोजन होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हर्षवर्धन श्रृंगला के बारे में बता ही दिया है कि ये क्या है, भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। तो जिन्होंने भारत के किस नंबर के, 33वें विदेश सचिव के रूप में काम किया है। तो जब विनय मोहन पात्रा बनेंगे किस नंबर के हो जाएंगे, 34वें नंबर के हो जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो ये हर्षवर्धन श्रृंगला जी हैं, इन्होंने थाईलैंड, अमेरिका में भारत के राजदूत, बांग्लादेश में उच्चायुक्त के रूप में भी क्या किया है, काम किया है। तो ये सारे आपको फैक्ट याद रखने। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में 13 अप्रैल 2022 को संस्थागत श्रेणी में किसे कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। तो किसे, इसको एक्चुअली क्या हुआ है, ये जो कुष्ठ रोग के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार है, उसको 2 फील्ड में दिया गया है। एक व्यक्तिगत स्तर पर एंड सेकेंड आपका है संस्थागत स्तर पर। तो जो व्यक्तिगत स्तर पर दिया गया है, उनका क्या नाम है, पहले उनको देख लेते हैं। तो उनका नाम है डॉक्टर भूषण कुमार, जो कहाँ के हैं, ये चंडीगढ़। कहाँ के हैं, चंडीगढ़। और अगर संस्थागत स्तर की बात करें तो वो किसे दिया गया है, तो कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट, जो कि यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ। संस्थागत स्तर पर किसको दिया गया है, कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को दिया गया है। तो आई होप ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये तो बता दिया मैंने। अब जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्थापना जो है, इस पुरस्कार की स्थापना है जो वार्षिक रूप से दी जाती है, किसके द्वारा की गई थी, तो वो किसके द्वारा की गई थी, गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन। अब आपका माइंड एक जगह क्लिक होना चाहिए, कहाँ,
कि ये लेप्रोसी क्या है, तो लेप्रोसी, ये यहाँ कुष्ठ लिखा है, तो कुष्ठ रोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेप्रोसी कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में, लेप्रोसी कहते हैं। और इसी को एक और नाम से जानते हैं, हैंसन रोग के नाम से भी जानते हैं, हैंसन रोग के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। और ये जो कुष्ठ रोग होता है किसके कारण होता है, बैक्टीरिया, जीवाणु के कारण होने वाला रोग है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये क्वेश्चन उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 बार हो गया, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी, स्टार बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो कौन करने वाला है, विक्टोरिया। विक्टोरिया कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया। विक्टोरिया कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया। तो विक्टोरिया राज्य जो है 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला है। और इसमें T20 क्रिकेट के साथ 16 खेल को चुना गया है। कितने खेल को, 16 खेलों को चुना गया है। लेकिन इसमें जो निशानेबाजी है, निशानेबाजी और कुश्ती, निशानेबाजी और कुश्ती को क्या किया गया है, शामिल नहीं किया गया। तो ये भी ध्यान रखना कि कौन से ऐसे खेल है जिसको इसमें शामिल नहीं किया गया 2026 में होने वाला जो है। तो निशानेबाजी और कुश्ती को शामिल नहीं किया गया है। और क्या नहीं, और किसको जगह नहीं मिली, तीरंदाजी को भी, तीरंदाजी को भी इसमें जगह नहीं मिली। तीरंदाजी, निशानेबाजी और कुश्ती, ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। और जो अभी जो बर्मिंघम में होने वाला है, क्या कहा मैंने कि जो बर्मिंघम में होने वाला है उसमें क्या है कि वो बर्मिंघम में जो होगा वो कब होगा, 2022 में होगा। अभी होने वाला है ये बर्मिंघम में 2022 में, ठीक है, 2022 में यहाँ होने वाला है। तो यहाँ पर भी जो ये चलेगा आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में जो चलने वाला है, ये आपका 28 जुलाई से स्टार्ट होगा एंड 8 अगस्त तक ये क्या चलेगा आपका ये, ठीक है। और इसकी जो ये है, इसकी आयोजन कौन कर रहा है, बर्मिंघम इंग्लैंड, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर बात करें कि अभी मैंने कहा ये 3 शामिल नहीं होंगे, तो जो निशानेबाजी है, निशानेबाजी को तो इस यहाँ भी शामिल नहीं किया गया। बर्मिंघम में जो होने वाला है यहाँ भी निशानेबाजी को क्या किया गया है, ऐड नहीं किया गया है। और लेकिन कुश्ती को बाहर किया गया है, किसमें, 2026 में बाहर किया गया है। और बर्मिंघम में जो होने वाला है वहाँ पे निशानेबाजी को बाहर किया गया है। तो ये सारे ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं आपका जरूर क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। तो ये राष्ट्रमंडल जो यहाँ वर्ड दिया है, इसको कॉमनवेल्थ गेम्स कहते हैं। राष्ट्रमंडल खेल को क्या बोलते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स कहते हैं। तो जो राष्ट्रमंडल दिया है इसे क्या करते हैं, कॉमनवेल्थ के रूप में जानते हैं। यहाँ पर क्या है, 54 सदस्य, कितने, 54 सदस्य राज्यों का क्या है, एक राजनीतिक संघ है, जिनमें लगभग जो है सभी ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्व क्षेत्र रह चुके हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो कॉमनवेल्थ गेम जो है इसको फ्रेंडली गेम्स भी कहा जाता है। और यह क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल आयोजन है, जो क्या करते हैं, हर 4 साल में इसका आयोजन होता है। कहाँ पर, हर 4 साल में इसका आयोजन होता है। और इसमें राष्ट्रमंडल राष्ट्र से जो भाग लेने वाले एथलीट हैं वो इसमें शामिल होते हैं। और इस तरह का जो पहला खेल हुआ था, कब आयोजित किया गया था, 1930 में हुआ था। पहला कब हुआ था, पहला संस्करण इसका कहाँ हुआ था, 1930 में हैमिल्टन में हुआ था। कहाँ हुआ था, हैमिल्टन यानी कि कनाडा में हुआ था। तो ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये तो चलिए ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ नाम आया है ऑस्ट्रेलिया का, 1 मिनट, ऑस्ट्रेलिया का, तो थोड़ा ऑस्ट्रेलिया पर हम लोग चल के देख लेते हैं। कहाँ है ऑस्ट्रेलिया, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया। ये आपका वर्ल्ड जो मैप है उसमें ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है आपका, ये पश्चिम वाला ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पर आपके जो है 3 मरुस्थल देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट, कलर चेंज कर ले रही हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ पर लोकेटेड है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। सेकेंड आपका गिब्सन मरुस्थल, ये भी यही है। और बृहद विक्टोरिया, ये भी आपका कहाँ है, यहीं पर क्या कहते हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। ये तीनों रेगिस्तान है यहाँ पर। अगर बात करें कि किसकी बात करें, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है, ग्रेट डिवाइडिंग
रेंज की सबसे ऊंची चोटी क्या है? कॉस्कुइस्को। कॉस्कुइस्को बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कॉस्कुइस्को इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ पर दो नदियाँ हैं, आपको यहाँ दो नदियाँ देखने को मिलेंगी ऑस्ट्रेलिया में। एक नदी है और दूसरी नदी है मरे नदी। और ये दोनों नदियाँ कहाँ जा कर के गिरती हैं? ये दोनों ये यहाँ पर गिरेंगी। ये क्या है आपका? ये है स्पेंसर की खाड़ी, स्पेंसर की खाड़ी। तो यहाँ पर जा कर के ये नदियाँ गिरती हैं। क्लियर हो गया होगा। और कुछ और जल संधि बता दे रहे हैं इसमें आप लोगों को कि एक है टॉरस जल संधि। क्या है? टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि जो क्या करती है? अराफुरा सागर, अराफुरा सागर और कोरल सागर को क्या करती है? जोड़ती है। और यही टॉरस जल संधि इन दोनों को तो जोड़ती है, अलग किसको करती है? तो पपुआ न्यू गिनी को करती है, पपुआ न्यू गिनी को। और किसको? ऑस्ट्रेलिया को क्या करती है? यही जल संधि अलग करती है। वॉश जल संधि की बात करें, वॉश जल संधि, वॉश जल संधि ये क्या करती है? विक्टोरिया और तस्मानिया को अलग करती है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। बैरियर रीफ जो विश्व की, जो बैरियर रीफ है, बैरियर रीफ ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्तियों में से एक है, जो कहाँ पर है? पूर्वी भाग में है। ऑस्ट्रेलिया के कहाँ पर है? पूर्वी भाग में ये स्थित है। तो ये सारे आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जो इसका न्यू साउथ वेल्स है, इसका जो न्यू साउथ वेल्स है, यहाँ है न्यू साउथ वेल्स। तो न्यू साउथ वेल्स जो है ये किसके लिए फेमस है? तेल और प्राकृतिक गैस के लिए फेमस है। क्लियर हो गया होगा। ये आपका है न्यूजीलैंड, ये आपको न्यूजीलैंड दिख रहा होगा यहाँ का। तो न्यूजीलैंड जो है यहाँ पर जो उत्तरी और दक्षिणी है इसको कुक जल संधि, कुक जल संधि क्या करती है? इसको अलग करती है, नॉर्थ और ये साउथ वाले को। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी कभी अलग से पूरा ऑस्ट्रेलिया का बता देंगे, नहीं तो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे फैक्ट आपको बता दिए हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इम्पॉर्टेंट है और इसको अभी हम लोग क्या करेंगे? बहुत ही डीप में जा करके एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में अभी पुनः कार्यभार ग्रहण किया है? तो वो कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा है। एक मिनट देख लेते हैं, इमेज है मेरे पास, ये देखिए, ये देखिए इकबाल लालपुरा दोबारा बने हैं अल्पसंख्यक आयोग के राष्ट्रीय चेयरमैन, जो कि ये हैं। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो हैं भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी हैं। कौन? इकबाल सिंह लालपुरा। तो ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के पद पर दोबारा ये नामित हुए हैं। क्लियर, ये क्लियर हो गया होगा। और अगर बात करें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की, एक मिनट, ये क्या हो गया? एक मिनट, हाँ, राष्ट्रमंडल, अरे राष्ट्रमंडल माइंड में चल रहा है, एक मिनट। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी संसद द्वारा 1992 के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के साथ हुई थी। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो था, मतलब है जो, इसके जो प्रथम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति, उनका नाम था न्यायमूर्ति मोहम्मद सरदार अली खान, मोहम्मद सरदार अली खान। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर देखा जाए तो भारत सरकार के जो अधिसूचना उसके अनुसार ये बताया गया कि कितने इसमें अधिसूचित किए गए अल्पसंख्यक समुदाय में। तो फर्स्ट मुस्लिम, सेकंड सिख, थर्ड क्रिश्चियन, फोर्थ बौद्ध, फिफ्थ पारसी एंड सिक्स्थ जैन। तो इनको क्या किया गया? अल्पसंख्यक समुदाय में अधिसूचित किया गया है। अगर बात करें कि यहाँ पे जो एक मिनट, ये जो राष्ट्रीय अनुसूचित, अब चलिए ये हो गया आपका। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। राष्ट्रीय अनुसूचित, एक मिनट थोड़ा इसको ऊपर कर ले रहे हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित, मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, NSC, एक मिनट गड़बड़ हो जा रहा है, NCSC। क्लियर, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो ये कैसा है? ये कैसा है? संवैधानिक निकाय है। ये कैसा है? संवैधानिक निकाय है, जो किसके लिए बना है?
तो जो SC हैं, अनुसूचित जातियां हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए ये क्या करता है, ये आयोग कार्य करता है। और ये किस आर्टिकल से संबंधित है, ये 338 आर्टिकल से संबंधित। NCSC जो है वो किस आर्टिकल से संबंधित है, 338। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, पूछ चुका है कई बार एग्जाम में। 338 जो है ये इसी से संबंधित है। फिर क्या होता है, अब दूसरा फैक्ट आपको बता रहे हैं, जो 89 नंबर का संशोधन था वो कब हुआ, 2003 में होता है। तो इस संशोधन के द्वारा ये किया जाता है कि जो SC है और जो ST है, क्लियर, इन दोनों के लिए जो गठित हुआ था राष्ट्रीय आयोग को 2004 में क्या होता है, दो अलग अलग आयोग में बदल दिया जाता है, दो अलग अलग आयोग में बदल दिया जाता है। तो इसी के तहत क्या किया, जो संशोधन किया गया 89 वाला, इसमें क्या किया गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और 338A के तहत क्या किया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किसमें है, ये आर्टिकल 338 के A में है। तो ये भी ध्यान रखना है। अगर आर्टिकल जो हमारा 17 है, आर्टिकल 17 वो क्या बात करता है, अस्पृश्यता का अंत करने की बात करता है। आर्टिकल 46 क्या कहता है, जो इससे संबंधित है, कि जो अनुसूचित जाति है और जनजाति है और जो समाज के कमजोर लोग हैं उनको क्या करना है, शैक्षणिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से उनको प्रोत्साहित करना है और सामाजिक अन्याय और शोषण से उनकी क्या करना है, सुरक्षा प्रदान करनी है। ये आर्टिकल 46 कहता है आपका। और 36 से 51 हमारा किस में आता है, नीति निर्देशक तत्व में आता है। तो ये हमारा कौन आर्टिकल 46 किस में आया, नीति निर्देशक तत्व में आया। आर्टिकल 335 क्या कहता है, 338 डिस्कस कर चुके हैं, 338A डिस्कस कर चुके हैं। 335 क्या कहता है कि संघ और राज्य के मामले में जो सेवाएं होंगी और पद पर जो नियुक्तियां होंगी उसके लिए जो SC होंगे और ST के सदस्य होंगे उनके दावे को क्या करेंगे, लगातार प्रशासनिक दक्षता के साथ क्या करेंगे, उसको ध्यान में रखा जाएगा। तो इसको बस ऐसे हल्का फुल्का ध्यान रखिए। बाकी 46, 17 आर्टिकल ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जो आर्टिकल आगे बताने जा रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। जो आर्टिकल 330 है ये क्या कहता है, आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332। तो ये क्या करता है, 330 जो है वो लोकसभा की बात करता है, 330 जो है वो लोकसभा की, और 332 जो है वो राज्य की विधानसभा की बात करता है, राज्य की विधानसभा की बात करता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो अनुसूचित जाति होंगे और अनुसूचित जनजाति होंगे उनके पक्ष में जो सीटें आरक्षित की गई हैं वो इसी में की गई हैं, 330 लोकसभा और 332 राज्य विधानसभा। अगर बात करें पंचायत से संबंधित जो संविधान के भाग 9 हैं और नगर पालिका के से संबंधित जो भाग क्या है 9A है, उसमें भी SC और ST के सदस्यों के लिए क्या की गई है, आरक्षण की बात की गई है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन है, रेखा शर्मा है। तो इतना डीप किया गया, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में टकराएगा ही टकराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैचू ऑफ नॉलेज का 13 अप्रैल 2022 को कहाँ पर अनावरण किया गया है। इससे रिलेटेड हम ये आया है तो जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है उसके बारे में हम बहुत डीप डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने आज का थंबनेल देखा होगा तो उसी से संबंधित है, भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित है। तो जो कल एक क्वेश्चन बनने वाला है कि इनकी जयंती कब मनाई गई, वो आज ही हम इसको डिस्कस इसी क्वेश्चन के अंतर्गत कर ले रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि स्टैचू ऑफ नॉलेज का कहाँ पर अनावरण किया गया, तो किसके द्वारा किया गया पहले ये देख लेते हैं। तो जो केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री हैं कौन है, वो किरण रिजिजू, इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है, अनावरण किया गया है। कहाँ पर, लातूर कहाँ है, महाराष्ट्र में, यहीं पर किया गया है। ये क्लियर हो गया। और 131वीं जयंती पर किसके, भीमराव अंबेडकर जी के 131 नंबर की जयंती है, उसी के उसमें ये क्या किया गया है, स्टैचू ऑफ नॉलेज का क्या किया गया, अनावरण किया गया है। और ये लातूर के जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पार्क है वहाँ पर स्थापित की जा रही है। और इसका निर्माण किससे होगा, ये जो प्रतिमा बन रही है ये स्टील और फाइबर की मदद से, और इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 70 फुट होगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं अब एक एक करके पूरा हम लोग देख लेते हैं। अंबेडकर जी की जयंती, जिसको हम लोग भीम जयंती के रूप में भी जानते हैं, लिखेंगे नहीं, मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। और इसको कब मनाते हैं, एक आध फैक्ट खाली लिख देंगे, 14 अप्रैल को मनाई जाती है। 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। 2015 से क्या होता है, 2015 से ये पूरे मतलब आधिकारिक
आधिकारिक इसको सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता रहा है। कब से? 2015 से पूरे भारत में इसको ऑफिशियली क्या किया गया है, सार्वजनिक अवकाश के रूप में इसको मनाया जाता है। और 2022 में क्या है, इसकी इनकी कौन सी जयंती है? 131 नंबर की है। क्लियर? तो ये जो अंबेडकर जी हैं, इनको भारतीय संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है, ये तो पता ही होगा। और देश के जो पहले कानून और न्याय मंत्री थे वो कौन थे? अंबेडकर जी ही थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 1990 में क्या होता है, 1990 में जब इनकी डेथ हो जाती है तो मरणोपरांत इनको क्या किया जाता है, जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, कौन सा है? भारत रत्न। तो उससे इनको क्या किया, 1990 से सम्मानित किया गया था। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और भी कुछ फैक्ट की बात करें, पॉलिटी के अंदर चलते हैं, घुसते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि 29 अगस्त 1947 को क्या किया जाता है, संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया जाता है। किसके? संविधान मसौदा समिति के। कब? 29 अगस्त 1947 को। और देश के लिए नया संविधान किसने तैयार किया? भीमराव अंबेडकर जी ने तैयार किया। और संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को क्या करता है, संविधान अपना लेता है। क्लियर? और इनका जो भीमराव अंबेडकर जी का योगदान सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में भी रहा है, जो कि अब क्या है, आरबीआई है। जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वो आरबीआई है, जो कि, और इनमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि जो अंबेडकर जी थे वो क्या थे, एक अर्थशास्त्री भी थे। क्लियर? तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इन्होंने 3 किताबें लिखी हुई हैं, किस अंबेडकर जी ने, कौन सी है? पहला है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। फर्स्ट क्या मैंने बताया, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। सेकेंड इन्होंने क्या बताया, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मैं लिख दे रही हूँ ताकि क्लियर रहे। क्या है? द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन, ऊपर लिख दे रही हूँ, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। फर्स्ट, सेकेंड, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर? थर्ड, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। ये इनकी पूरी तीनों क्या थी, बुक थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और भी देख लेते हैं, इनके द्वारा पत्रिका जो जारी की गई थी वो कौन सी थी? मूक नायक। कौन सी थी? मूक नायक। और कौन सी थी? बहिष्कृत भारत। तो ये भी आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। और जो संगठन है, इनसे संबंधित जो संगठन है उसका क्या नाम है? बहिष्कृत हितकारिणी सभा। और एक क्या है? स्वतंत्र लेबर पार्टी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं। और जो कि मैंने बता ही दिया कि प्रथम विधि मंत्री कौन थे? BR अंबेडकर जी ही थे। और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद। किससे संबंधित? संत रामानुजाचार्य। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में श्योर पूछा जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 2 भारतीय शहरों को अप्रैल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट? अभी लास्ट ईयर क्या किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। कहाँ पर पूछा गया था? UPSC में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 ये किसके द्वारा प्रदान की गई थी, किस फाउंडेशन के द्वारा दी गई थी? तो ये क्वेश्चन दिया गया था। और वहाँ पर जो दिया गया था उसका दो के द्वारा दी जाती है। तो पहला तो सही दिया था, लेकिन सेकंड वाला वहाँ रॉन्ग दिया गया था, तो वो इसलिए वो गलत था। तो अभी क्लियर कर दे रहे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो क्या कह रहा है, किन 2 भारतीय शहरों को अप्रैल, लास्ट टाइम तो हैदराबाद को दिया गया था, लेकिन इस बार क्या किया गया है, ये 2 शहरों को दिया गया। किन 2 भारतीय शहरों को दिया गया है? तो हैदराबाद और मुंबई को ये दिया गया है। किसके द्वारा दिया जाता है, किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है? तो ये ध्यान रखिएगा, आर्बर
डे फाउंडेशन, आर्बर डे फाउंडेशन और FAO के द्वारा। FAO का मतलब संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा, खाद्य और कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार है? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, और ये 2021 का 2 शहरों को मिला है। ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसको एकदम अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 2 भारतीय शहर हैं, इन्होंने क्या किया है, पेड़ों और हरियाली को बनाए रखने की प्रतिबद्धता जो थी उसको इन्होंने कायम रखा है, तो इसीलिए इनको क्या किया गया है, दिया गया। और हैदराबाद को लगातार दूसरे वर्ष ये मान्यता दी गई है। 2021 में हैदराबाद भारत का एकमात्र 2021 में हैदराबाद भारत का क्या था, एकमात्र शहर था जिसे 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई थी। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इस बार का जो संस्करण है वो किस नंबर का है? 3rd नंबर का है। तो इस तीसरे संस्करण में क्या किया गया? हैदराबाद और मुंबई के अलावा ही जो है 21 और देश हैं, तो जिसके 136 अन्य शहरों को भी क्या की गई है, मान्यता दी गई है। अगर बात करें FAO की, FAO संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन जो है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? रोम, इटली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी, 16 अक्टूबर 1945। तो ये भी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस बात पर तो सेशन आपको शेयर कर ही देना चाहिए, और लाइक भी और प्लस सब्सक्राइब भी। देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट है, किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में डिजिटल पहल के रूप में उत्सव पोर्टल को शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ये इसको क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है। तो ये है कौन? संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय, पर्यटन मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी हैं। कौन है? जी किशन रेड्डी। इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है, ये उत्सव पोर्टल स्टार्ट किया गया है। तो ये क्या है? ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव चल रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ही ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ये क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है। तो एक कार्यक्रम चल रहा है, 2 दिन का चल रहा है कार्यक्रम, उसका नाम है अमृत समागम। तो इसी के तहत मतलब इसी के दौरान क्या किया गया है, ये उत्सव पोर्टल स्टार्ट किया गया है। अब ये स्टार्ट किया गया है, किसके लिए स्टार्ट किया गया, क्या होगा इससे? तो इससे जो पर्यटक स्थल होंगे उनके प्रति क्या होगा, इस पोर्टल के द्वारा जो भारत के पर्यटक स्थल हैं उसके प्रति जागरूकता और आकर्षण बढ़ाने के लिए जो सभी कार्यक्रम किए जाएंगे, फेस्टिवल्स जो होंगे, उसका क्या किया जाएगा, लाइव दर्शन करा करके उसको क्या किया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा। और इससे जो श्रद्धालु होंगे और यात्री, तो उनको लाइव दर्शन करा करके उनको तीर्थस्थलों का दर्शन और अनुभव क्या करना है, प्रदान करना है, यही इसका क्या है, उद्देश्य है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोग को देना है कि समर्थ योजना का संबंध किससे है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, ये आप लोग को देखना है, अच्छे से पढ़िएगा। फर्स्ट है शिक्षा, स्कूली शिक्षा हेतु एकीकृत योजना जो सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर केंद्रित है। ग्रामीण युवाओं के लिए प्लेसमेंट से जुड़ी कौशल विकास योजना। 3rd कपड़ा क्षेत्र में। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये आप लोग पढ़ करके इसका आंसर दीजिएगा। चलते हैं रिवीजन 1 मिनट के अंदर करते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जाएगा। 24 अप्रैल को क्या है, मंगेशकर जी की क्या है, पुण्यतिथि है, उसी अवसर पर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हर साल कब मनाते हैं? 11 अप्रैल को मनाते हैं। भारत और किस देश के मध्य भी हाल ही में 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया है? अमेरिका में किया गया है। कौन सा ऐसा क्या नाम है, गैर क्वाड देश है जिसके साथ 2+2 वार्ता किया गया है? तो रशिया, कल मैंने डिस्कस किया था। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलेना का हाल ही में परीक्षण कहाँ से किया गया? पोखरण, राजस्थान। यहाँ मैंने कटिंग दे दी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सब्जेक्ट 2022 में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी श्रेणी में किसे दिया गया है शीर्ष स्थान? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को। पहला खेलो इंडिया रैंकिंग राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जमशेदपुर, जो कि कहाँ स्थित है? झारखंड। यहाँ पर टिस्को भी स्थित है और जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे है, ये भी ध्यान रखना है। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन और माई इनिंग्स विद VCCI नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विनोद राय हैं। फिर क्या कह रहा है कि प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पुरुष श्रेणी में किसे दिया गया है? बाबर आजम को दिया गया है। किस दक्षिण एशियाई देश ने और क्या नाम है 12 अप्रैल 2022 को स्वयं को ही डिफॉल्टर घोषित किया? श्रीलंका ने। खबरों में रहने वाला उमिया माता मंदिर किस राज्य में स्थित है? जूनागढ़, गुजरात। और ये मैंने कल क्वेश्चन दिया था, इसका भी आंसर आप लोग को वहाँ देना है, बाकी हम बता देंगे क्या आंसर है विद डिटेल। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।
और ये मैंने दे दिया है मेगालिथिक जार वाला, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा यहाँ पर। और मैप तो डेली मैं यहाँ दे देती हूँ, आप लोग देख रहिएगा ताकि क्लियर है। और तो चलिए, उम्मीद है सेशन आपको समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक करिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूला करिए। अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ इसको शेयर करिए, और जो नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, कल फिर क्या करते हैं, सिलेक्टिव क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बस बिल्कुल पूरा देखिएगा, रिवीजन करते रहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।